हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 7 का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। एनसीईआरटी के वेबसाइट से आप फ्री में एनसीईआरटी के बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से इस बुक को डाउनलोड कर लें और इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, किंग्स एंड किंगडम्स, राजा और उनके राज्य। मेनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी के बाद बहुत सारे नए राजवंशों का उदय हुआ। Map shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उपमहाद्वीप में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। इस मैप में कुछ प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। यहाँ पे हैं आपके चाहमान वंश, जो कि बाद में चौहान के रूप में जाने गए। ये रहे आपके गुर्जर प्रतिहार। यहाँ पे हैं आपके राष्ट्रकूट और यहाँ पे हैं आपके पाल वंश। कन्नौज के ऊपर, यहाँ पे है आपका कन्नौज। कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहा और ये संघर्ष इतना लंबा चला कि इतिहासकारों ने इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का नाम दिया है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, हिंदी में इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और यहाँ पे आपको ये बॉर्डर जो है दिख रहा होगा, यहाँ पे इसे फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर कहा गया है, क्योंकि क्या होता था, गुर्जर प्रतिहार पाल वंश के क्षेत्र में अटैक करके इनके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेते थे। तो कभी पाल वंश गुर्जर प्रतिहार के क्षेत्र में अटैक करके इनके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेते थे। तो इस वजह से जो इनकी बाउंड्री है कभी फिक्स नहीं हो पाई। इसी वजह से इसको फ्लक्चुएटिंग बाउंड्री की तरह दिखाया गया है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय। बाई द 7th सेंचुरी देयर वेयर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में बिग लैंडलॉर्ड्स मतलब कि बड़े भूस्वामी और वॉरियर चीफ्स मतलब कि योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। इन्हें हम सामंत के रूप में या सामंत के नाम से जानते हैं। ये एक क्षेत्र पर शासन करते थे। ये राजा के अधीन होते थे, लेकिन राजा इनको शासन करने से रोकते नहीं थे, क्योंकि ये पावरफुल होते थे और इनके पास अपनी सेना भी होती थी। तो जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो सामंत राजा को सैन्य सेवा भी प्रदान करते थे। लेकिन कभी कभी सामंत इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते थे तो ये खुद को स्वतंत्र करने की भी कोशिश किया करते थे। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। Existing kings often acknowledged them as their subordinates और सामंत्स। जो राजा होते थे इन बड़े भूस्वामियों को और योद्धा सरदारों को अपने सबॉर्डिनेट मतलब कि मातहत या फिर सामंत के रूप में मान्यता देते थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स टू बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। देखिए, इन सामंतों से ये उम्मीद की जाती थी कि ये राजा के लिए गिफ्ट्स लाएंगे, उपहार लाएंगे और राजा के दरबार में भी प्रेजेंट रहेंगे और राजा को जब जब जरूरत पड़ेगी तब राजा को मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे, मतलब कि सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। As Samants gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamant, Mahamandaleshwar and so on। जब सामंत लोगों के पास रिसोर्सेज आया तो उन रिसोर्सेज के चलते वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए और वे जब शक्तिशाली हुए तो उन्होंने खुद को महासामंत, महामंडलेश्वर जैसे नाम दिए। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर
सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। समटाइम्स दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। जब सामंत लोग शक्तिशाली हो जाते थे तो वे फिर अपने स्वामी की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर देते थे और स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। इनिशियली दे वेयर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। जो राष्ट्रकूट थे वे चालुक्य ऑफ कर्नाटक के अधीनस्थ थे। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। इन द मिड 8th century, Danti Durg, a Rashtrakoot chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called हिरण्य गर्भ। देखिए मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ, एक राष्ट्रकूट चीफ थे दंती दुर्ग नाम के, उन्होंने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया, फिर उन्हें युद्ध में हराया और उसके बाद एक हिरण्य गर्भ नाम का अनुष्ठान भी परफॉर्म किया। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth। देखिए ये जो अनुष्ठान किया गया हिरण्यगर्भ नाम का, इसमें ब्राह्मणों ने इस अनुष्ठान को किया और इसमें यह माना जाता है कि जो सैक्रिफाइसर था मतलब कि दंती दुर्ग, अगर वो बाई बर्थ क्षत्रिय नहीं थे तो ये अनुष्ठान करने के बाद उनका रिबर्थ हुआ, उनका पुनर्जन्म हुआ एज अ क्षत्रिय। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। फॉर इंस्टेंस द कदम्ब मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र वेयर ब्राह्मण्स हु gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively। देखिए कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र जो थे वो ब्राह्मण थे और उन्होंने अपना परंपरागत जो पेशा था उनका, उन्होंने उसको छोड़ दिया। उन्होंने शस्त्र उठाए और सक्सेसफुली कर्नाटका और राजस्थान क्षेत्र में अपने राज्य को स्थापित किया। कदम्ब मयूर शर्मन ने कर्नाटका में अपने राज्य को स्थापित किया और गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्र ने राजस्थान में अपने राज्य को स्थापित किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यहां पे हमें एक वॉल रिलीफ देखने को मिल रहा है, भित्ति चित्र देखने को मिल रहा है। यहां पे दिखाया गया है विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें कहां पे विष्णु एज नरसिम्हा वॉल रिलीफ मिलता है। तो ये केव 15 एलोरा में हमें देखने को मिलता है और ये राष्ट्रकूट पीरियड का है, ये राष्ट्रकूट काल की कृति है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन इन दी किंगडम्स, राज्यों में प्रशासन। मेनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती एंड सो ऑन। देखिए जो नए राजा आए वे भारी भरकम उपाधियां धारण करने लगे, जैसे कि महाराजाधिराज जिसका मतलब होता था राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती जिसका मतलब होता था तीन भुवनों के स्वामी। ऐसे भारी भरकम उपाधियां नए राजा धारण करने लगे। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। However, in spite of such claims, they often shared power with their samants as well as with associations of peasants, traders and brahmanas। देखिए इन दावों के बावजूद जो नए राजा थे वे अपनी सत्ता को सामंतों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ शेयर करते थे। लेकिन
इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. इन राज्यों में संसाधनों को किसान, पशुपालक और कारीगरों से इकट्ठा किया जाता था और उन्हें या तो मनाया जाता था या बाध्य किया जाता था अपना हिस्सा देने के लिए। इन सभी राज्यों में उत्पाद को अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. कभी कभी यह हिस्सा रेंट मतलब लगान के रूप में वसूला जाता था क्योंकि इन रिसोर्सेस को कलेक्ट करने वाला व्यक्ति भूस्वामी होने का दावा करता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। व्यापारियों से भी राजस्व इकट्ठा किया जाता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. इन संसाधनों की सहायता से राजा का जो वित्तीय आधार था वो स्ट्रांग होता था और इन्हीं संसाधनों के इस्तेमाल से मंदिर और किले बनाए जाते थे। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. देखिए, इन संसाधनों का इस्तेमाल युद्ध में भी होता था और युद्ध में जीतने पर लूट के रूप में धन मिलने की संभावनाएं बनती थी। यहां तक कि भूमि प्राप्ति और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की भी संभावना बनती थी। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. राजस्व वसूली के लिए जो नियुक्ति होती थी वो प्रभावशाली परिवारों के बीच में से होती थी और ये जो पद होते थे ये वंशानुगत होते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। सेना में भी ऐसा ही होता था। इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजिशंस। देखिए, राजा के जो निकट संबंधी होते थे वो इन ओहदों पर पदों पर होते थे। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। 400 taxes, 400 कर. The inscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। The most frequently mentioned tax is vetti, taken not in cash but in the form of forced labor, and kadamai और लैंड रेवेन्यू। देखिए, जो हमें सबसे ज्यादा जो नाम देखने को मिलता है वो है वेट्टी, जो कि कैश के रूप में मतलब कि नकद के रूप में नहीं लिया जाता बल्कि फोर्स्ड लेबर जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। और दूसरा जो टैक्स हमें देखने को मिलता है वो है कदमई, जिसका मतलब होता है भू राजस्व। देखिए, ये आपका पहला फॉर्म ऑफ टैक्स हो गया वेट्टी और दूसरा फॉर्म ऑफ टैक्स है कदमई। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, यहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वेट्टी क्या था। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, और कदमई यानी कि भू राजस्व थे। देयर वेयर ऑल्सो टैक्सेस ऑन हैचिंग द हाउस, द यूज ऑफ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, अ सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है।
तो यहाँ पे ये दो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेट्री और कदमई। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। देखिए, प्रशस्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। प्रशस्तियां एक तरीके की अभिलेख होती हैं जिनमें कि शासकों के बारे में प्रशंसाएं लिखी जाती हैं, जो कि शब्दशः सत्य नहीं हो सकते। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये प्रशस्तियां जो हैं हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। एक एज वैलियंट मतलब कि एक शूरवीर के रूप में, विक्टोरियस वॉरियर मतलब कि विजय योद्धा के रूप में। लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में। These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. इन प्रशस्तियों की रचना ब्राह्मणों द्वारा की जाती है जो अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब कि प्रशासन में मदद करते हैं। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। ब्राह्मण राजाओं के लिए प्रशस्तियों की रचना करते थे और राजा खुश होकर इन ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट मतलब कि भूमि अनुदान से इनको पुरस्कृत किया करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। दीज वेयर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वेयर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। ये जो भूमि अनुदान होते थे ये कॉपर प्लेट्स पे मतलब कि ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, और जिनको ये भूमि प्राप्त होती थी उन्हें ये ताम्रपत्र दिए जाते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. देखिए, 12th सेंचुरी में हमें एक लॉन्ग संस्कृत पोयम मतलब कि एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना देखने को मिलती है जिसमें कि कश्मीर के राजाओं का इतिहास दर्ज है। और ये जो लॉन्ग संस्कृत पोयम है इसका नाम है राज तरंगिनी। और राज तरंगिनी रचा गया था कल्हन द्वारा। इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हना। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। He used a variety of sources, including inscriptions, documents, eyewitness accounts, and earlier histories, to write his account. कल्हन ने बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इंस्क्रिप्शन मतलब कि शिलालेखों का, डॉक्यूमेंट्स मतलब कि दस्तावेजों का, आई विटनेस अकाउंट्स मतलब कि प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन का, और अर्लियर हिस्ट्रीज मतलब कि पहले के इतिहासों का इस्तेमाल करके अपना वृतांत लिखा था। कल्हन ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। Unlike the writers of प्रशस्तिस, he was often critical about rulers and their policies. पहले की जो प्रशस्तियां लिखी जाती थी उनमें शासकों की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन कल्हन ने अपने वृतांत में शासकों और उनकी नीतियों की आलोचना भी की है। प्रशस्ति के लेखकों के विपरीत वो अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक थे। Therefore, it was an extraordinary text for the 12th century. इसी वजह से 12th सेंचुरी के लिए ये एक असाधारण ग्रंथ था। इसीलिए 12वीं सदी के लिए ये असाधारण ग्रंथ था। Many rulers describe their achievements in प्रशस्तिस। बहुत सारे शासकों ने अपने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का, अपने अचीवमेंट्स का बखान किया है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। वन प्रशस्ति written in Sanskrit and found in Gwalior, मध्य प्रदेश, describes the exploits of नागभट्ट, ए प्रतिहार किंग। देखिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। हमें एक प्रशस्ति मिलती है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। इसमें प्रतिहार किंग नागभट्ट के कामों का वर्णन किया हुआ है और ये संस्कृत में लिखा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। यू मे हैव नोटिस्ड दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज
वॉज बेस्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन। देखिए, जो राजवंश थे उनका अपना एक विशेष क्षेत्र होता था जहां पे वे शासन करते थे। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज। देखिए, ये दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण पाने का प्रयास करते थे ताकि वहां से धन लूट सके, वहां के व्यापारिक मार्गों का प्रयोग कर सके और वहां से भूमि प्राप्त कर सके। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन दी गंगा वैली। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। इसको हम लोगों ने मैप में एकदम स्टार्टिंग में ही देख लिया था। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए आपस में लड़ते रहे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। बिकॉज देयर वेयर थ्री पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। देखिए, इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व थी। पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा पाल वंश। तो और ये संघर्ष भी जो है बहुत लंबे समय तक चला था। इसी वजह से इतिहासकार जो है इस संघर्ष को ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का नाम देते हैं। हिंदी में इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। रूलर्स ऑल्सो ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेस बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। जो शासक थे वो बड़े बड़े मंदिर बनवाकर अपनी पावर और रिसोर्सेस का भी डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, मतलब कि अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन किया करते थे। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपने सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। सो when they attacked one another's kingdom, they often chose to target temples which were sometimes extremely rich। तो इस वजह से जब ये एक दूसरे के राज्यों पर हमला करते थे, अटैक करते थे, तो ये मंदिरों को टारगेट करते थे ताकि मंदिरों से वो धन लूट सके, क्योंकि मंदिर जो है वो बहुत अधिक संपन्न होते थे। इसीलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। वन सच रूलर इज महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। ही रेडेड द सबकॉन्टिनेंट 17 टाइम्स, 1000 एडी टू 1025 एडी विद ए रिलीजियस मोटिव। देखिए, धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उसने उपमहाद्वीप में 17 बार हमला किया और यहाँ पे संपन्न मंदिरों को आके लूटा। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। His targets were wealthy temples, including that of सोमनाथ, गुजरात। वो हमेशा वेल्दी टेम्पल्स मतलब कि संपन्न मंदिरों पर हमला करता था और उनको लूटता था। और सोमनाथ मंदिर पर भी उसने हमला किया था, जो कि गुजरात में है। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरीड अवे वॉज यूज्ड टू क्रिएट अ स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी एट गजनी। महमूद जो धन उठाकर ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। Other kings who engaged in warfare included the Chahmans, later known as the Chauhans, who ruled over the region around दिल्ली and अजमेर। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जिनको कि बाद में चौहान के रूप में जाना गया, और वे दिल्ली और अजमेर पर शासन किया करते थे। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Garhwals of western उत्तर प्रदेश। उन्होंने अपने राज्य का एक्सपेंशन करने का सोचा, पश्चिम में भी और पूर्व में भी। उनको गुजरात में चालुक्यास से टक्कर लेनी पड़ी और उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी में गढ़वालों से भी टक्कर लेनी पड़ी। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। दी चहमान रूलर वॉज पृथ्वीराज III, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year in 1192.
चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चोलास के बारे में। चोल राज्य, फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर, उरैयूर से तंजावुर तक। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, चोल वंश सत्ता में कैसे आया। अ माइनर चीफली फैमिली known as the मुट्टरियार held power in the कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा क्षेत्र के पास एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी जिसका नाम था मुट्टरियार। कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। दे वेयर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। मुट्टरियार परिवार जो थे वो कांचीपुरम के पल्लव के सबॉर्डिनेट थे, मातहत थे। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Muttariyar in the middle of the 9th century. उरैयूर के चोल वंश के एक प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9th सेंचुरी के मिड में मुट्टरियार को हराकर कावेरी डेल्टा के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उरैयूर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। He built the town of Tanjavur and a temple for goddess निशुंभ सुदिनी there. उन्होंने तंजावुर शहर बनाया और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। The successors of Vijayalaya conquered the neighboring regions and the kingdom grew in size and power. विजयालया के जो उत्तराधिकारी थे, जो सक्सेसर थे, उन्होंने पड़ोसी इलाकों को जीता और अपने राज्य का साइज मतलब कि क्षेत्रफल और शक्ति दोनों को बढ़ाया। विजयालया के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। द पांड्यन एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वेयर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। उन्होंने दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाकों को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजाराज वन, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 AD and expanded control over most of these areas. राजाराज प्रथम जो थे वो चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माने जाते थे। वो 985 एडी में राजा बने और उन्होंने इन क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। राजाराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। He also reorganized the administration of the empire. उन्होंने अपने साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि प्रशासन का पुनर्गठन भी किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजा राजा सन राजेंद्र वन continued his policies and even invaded the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions. राजा राज प्रथम के जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, उन्होंने अपने पिता की पॉलिसीज मतलब की नीतियों को जारी रखा और गंगा वैली मतलब गंगा घाटी, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे उन पर हमला भी किया और इसके लिए उन्होंने अपनी एक नेवी मतलब की जल सेना बनाई थी। राजाराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जलसेना भी बनाई। इस मैप में हमें चोला किंगडम और उसके पड़ोसियों को दिखाया गया है। देखिए, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर आपके चोल वंश का शासन था और उन्होंने श्रीलंका को भी जीता था और उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी जीता था। अब हम लोग पढ़ेंगे चोल डायनेस्टी के स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। दी बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगई कोंड चोलपुरम
built by Rajaraj and Rajendra I are architectural and sculptural marvels. तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो राजाराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए थे और ये स्थापत्य मतलब कि आर्किटेक्चरल और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है क्योंकि ये जो मंदिर हैं ये बहुत ही भव्य मंदिर हैं। राजाराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। Chol temples often become the nuclei of settlements which grew around them. जो चोल मंदिर हैं इनके आसपास लोग आकर बसने लगे और यहाँ पे लोगों ने अपनी बस्तियां बना ली। इसी वजह से चोल मंदिर न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स मतलब कि बस्तियों के केंद्र बन गए। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। दीज वेयर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। इन मंदिरों के आसपास शिल्प उत्पादन भी होने लगा था। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। टेम्पल्स वेयर एंडोड विथ लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। शासकों और अन्य लोगों द्वारा जो भूमि दिया गया उससे मंदिर और संपन्न हो गए। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. इन भूमि की उपज से मंदिरों में काम करने वाले विशेषज्ञों का निर्वाह होता था। और ये कौन थे? ये प्रीस्ट मतलब कि पुरोहित थे, गार्लैंड मेकर्स मतलब कि मालाकार थे जो माला बनाते थे, कुक्स मतलब बावर्ची, स्वीपर्स मतलब मेहतर, म्यूजिशियंस मतलब संगीतकार और डांसर्स मतलब नर्तक। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। In other words, temples were not only places of worship, they were the centers of economic, social and cultural life. मंदिरों में पूजा होती थी, उसके साथ साथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी फल फूल रहे थे। शिल्प उत्पादन होने से आर्थिक क्षेत्र फल फूल रहा था। लोग दूर दूर से आते थे तो संस्कृति का आदान प्रदान होता था और जो लोग मंदिर के पास बस जाते थे उससे सामाजिक क्षेत्र भी फल फूल रहा था। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। Among the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. मंदिरों के आसपास शिल्प उत्पादन होता था, लेकिन जो ब्रॉन्ज इमेजेस मतलब कि कांस्य की जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी वो सबसे विशिष्ट होती थी। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। 16 ब्रॉन्ज इमेज आर कंसिडर्ड अमॉन्ग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. देखिए ज्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कभी-कभी कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे चोल वंश में एग्रीकल्चर और इरिगेशन कैसे होता था, कृषि और सिंचाई। मेनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वेयर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। चोल वंश ने जो इतने अचीवमेंट्स इतनी जो उपलब्धियां हासिल की थी वो इसी वजह से पॉसिबल हुआ था क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स किए थे। उन्होंने एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स में बढ़ जाती है, मतलब कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है और इन चैनल्स में उपजाऊ मिट्टी आती है जो कि इनके किनारों पर रुक जाती है और इसी वजह से खेती बहुत अच्छे तरीके से इस क्षेत्र में संभव हुआ। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले
कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। These channels overflow frequently, depositing the fertile soils on their banks। यही चीज मैं आपको भी बता रहा था कि इन चैनल्स के थ्रू जो उपजाऊ मिट्टी है आती है वो इनके किनारों पर जमा होते रहती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। Water from channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice। देखिए इन चैनल्स में, इन डिस्ट्रीब्यूटरीज में जो पानी आता है उस पानी से नेसेसरी मॉइस्चर मतलब कि जो आर्द्रता है वो कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है और पर्टिकुलरली चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation। देखिए तमिलनाडु के दूसरे क्षेत्रों में कृषि पहले ही विकसित हो गई थी, लेकिन 5th और 6th सेंचुरी में इस क्षेत्र में बहुत ही लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन होने लगा, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई थी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। Forests had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other areas। खेती करने के लिए जंगलों को साफ करना जरूरी हुआ और कहीं पे अगर जमीन ऊंची नीची थी तो उन जमीनों को समतल किया गया, लेवल किया गया, ताकि वहां पे खेती आसानी से किया जा सके। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields। डेल्टा क्षेत्र के पास बाढ़ को रोकने के लिए एम्बैंकमेंट्स मतलब कि तटबंध बनाए गए थे और नहरों का भी निर्माण किया गया था ताकि पानी को खेतों तक लेके जाया जा सके। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। इन मेनी एरियाज टू क्रॉप्स वेयर ग्रोन इन ए ईयर। बहुत सारे क्षेत्रों में साल में दो फसल उगाए जा रहे थे। कई क्षेत्रों में एक साल में दो फसलें उगाई जाती थी। इन मेनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा वहां पे नहीं थी। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वेयर यूज्ड फॉर इरिगेशन। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। इन सम एरियाज वेल्स वेयर डग। कुछ क्षेत्रों में कुएं खोदे गए थे, कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। कुछ दूसरे इलाकों में बड़े बड़े टैंक्स मतलब कि बड़े बड़े सरोवर बनाए गए जहां पे कि रेन वाटर मतलब बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। देखिए इरिगेशन वर्क में मतलब कि सिंचाई के काम में प्लानिंग की जरूरत होती है, योजना बनाने की जरूरत होती है कि कैसे हम लोग लेबर को ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब कि श्रम को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। फिर जो हम लोग रिसोर्सेस का मतलब कि संसाधनों का जो यूज कर रहे हैं उसको कैसे बैलेंस्ड वे में यूज किया जाए। फिर ये जो लेबर जो काम करते थे इन कामों की देखरेख करना भी जरूरी होता था। फिर ये भी तय करना जरूरी होता था कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। Most of the new rulers, as well as people living in villages, took an active interest in these activities। जो नए शासक होते थे और जो गांव में रहने वाले लोग होते थे इन कामों में दिलचस्पी दिखाते थे। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। अब हम लोग पढ़ेंगे चोल वंश में एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि प्रशासन कैसे होता था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, प्रशासन किस प्रकार संगठित था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज ऊर बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। किसानों की जो बस्तियां थी
वो उर कहलाती थी और वे बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए थे खेती में सिंचाई का इस्तेमाल करके। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। देखिए, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर होगा उर। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। किसानों की बस्तियां बहुत सारे गांवों में बसी हुई थी और इन गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। The village council and the Nadu performed several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes. देखिए, जो विलेज काउंसिल मतलब कि जो ग्राम परिषद होता था और जो नाडू होते थे, वो बहुत सारे तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब कि प्रशासकीय कार्य करते थे, जिसमें कि न्याय करना और टैक्स कलेक्ट करना भी इंक्लूडेड था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। Rich peasants exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. धनी किसान जो थे वो केंद्रीय चोल सरकार के सुपरविजन में मतलब कि देखरेख में नाडू के कामकाज में एक अच्छा खासा नियंत्रण हासिल कर लिए थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। The Chol kings gave some rich landowners titles like Mavindavilan, Arayyar as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. जो चोल शासक थे वो धनी भूस्वामियों को एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट मतलब कि सम्मान के रूप में उपाधियां देते थे, जैसे कि मविंद विलन और अरैयार, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए थे। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मवेंद्र विलन, अरैयार जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मविंद विलन और अरैयार क्या थे। तो ये एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट रिच लैंड ओनर्स को टाइटल्स दिए जाते थे। और मविंद विलन का मतलब क्या होता है? तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। और अरैयार का मतलब होता है प्रधान मतलब चीफ। वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेया। देखिए, हम लोगों ने पहले के स्लाइड में ये पढ़ा कि जो ब्राह्मण होते थे उनको भूमि अनुदान मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि वो शासकों के लिए प्रशस्तियां लिखते थे और शासक खुश होकर उन ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे। तो ये जो भूमि अनुदान दिया जाता था उसको ब्रह्मदेय भी कहा जाता है। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। As a result, a large number of Brahmin settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. देखिए, उनको ब्राह्मण को भूमि अनुदान मिलता रहा, इसी वजह से कावेरी वैली के पास मतलब कावेरी घाटी के पास और दक्षिण भारत के दूसरे क्षेत्रों में ब्राह्मण सेटलमेंट्स भी अस्तित्व में आई। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। Each Brahmadaya was looked after by an assembly or sabha of prominent ब्राह्मणा लैंड होल्डर्स। देखिए, प्रत्येक ब्राह्मदया की देखरेख असेंबली द्वारा मतलब कि सभा द्वारा की जाती थी, जिसमें कि ब्राह्मण भूस्वामी होते थे। प्रत्येक ब्रह्मदय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। Their decisions were recorded in detail in inscriptions, often on the stone walls of temple. इन सभाओं द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे वे निर्णय हमें डिटेल में अभिलेखों पर मिलते हैं और ये अभिलेख हमें मंदिरों की दीवारों पर मिलते हैं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। Associations of traders known as nagrams also occasionally performed administrative functions in town. ट्रेडर्स का जो एसोसिएशन होता था मतलब कि व्यापारियों का जो संघ होता था उसे नगरम के नाम से जाना जाता था। और ये नगरम मतलब कि जो ये व्यापारियों का संघ होता था वो नगर के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस मतलब कि प्रशासनिक कार्य करते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे।
ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि नगरम क्या थे, तो आपका आंसर होगा नगरम व्यापारियों के संघ थे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। देखिए, तमिलनाडु के चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर मेरूर से जो हमें इंस्क्रिप्शन मतलब कि अभिलेख मिला है, उसमें यह वर्णन दिया गया है कि जो सभा होती थी उसका संगठन कैसा था। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। The Sabha had separate committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. ये जो सभा होते थे, इनमें सेपरेट कमिटीज होती थी, मतलब कि विभिन्न समितियां होती थी और हर समिति के पास अपना एक काम होता था। जैसे कि सिंचाई के कामकाज को देखना, बाग बगीचों की देखरेख करना, मंदिरों की देखरेख करना आदि। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। Name of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था, और इस तरीके से जो लोग सिलेक्ट होते थे वो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज में चुने जाते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि के प्रकार। इसको आप लोग ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। पहला, वेल्लन वगई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स। वेल्लन वगाई क्या है? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। सेकंड, ब्रह्मदेय, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। ब्रह्मदेय क्या है? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। थर्ड, शालाभोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल। शालाभोग क्या है? किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। फोर्थ, देवदान या फिर तिरुनमट्टकनी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। देवदान, तिरुनमट्टकनी क्या है? मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और एंड फिफ्थ, पलित चंदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। पलित चंदम क्या है? जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। देखिए, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको याद करने में थोड़ी मुश्किलें आए, आप इसको डेली रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।